हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर कवर करता है कई ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स को जो आगे आने वाले चैप्टर्स में और 11th-12th में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर को अपन इस वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ना कि सिर्फ पढ़ेंगे, अपन इसके वेटेज से लेकर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मैकेनिकल टीचर। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वेटेज की। तो वेटेज जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर का गिवन नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको ये चैप्टर जो है यूनिट 2 में आता है और यूनिट 2 का जो वेटेज है वो होता है कंप्लीट 20 मार्क्स का। तो यूनिट 2 आप कह सकते हैं 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें से इस चैप्टर के अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स के पूछे जाने के चांसेस है। तो अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स ये चैप्टर जो है ये कवर करेगा। अब इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में देखने के लिए मिल सकते हैं 1-1 मार्क्स के, एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है सेक्शन सी में। तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स एंड सेक्शन सी में 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ये जो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, इसके साथ एक और का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो विद ऑप्शन अगर हम बोलेंगे तो 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, और विदाउट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 5 मार्क्स ये आपके आउट ऑफ 80 कवर कर रहा है ये चैप्टर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अपन इसको समझेंगे पीछे से। सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए मतलब होते हैं ऐसे टर्म्स जो वेरी हो सकती है, जो सेम नहीं रहेगी, कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी लेटर से, एक्स, वाई या फिर एम या फिर एन, ऐसा कोई भी लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो अगर आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 वेरिएबल से ज्यादा आपको नहीं लेना है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो अगर अपन या तो एक्स वाई लेंगे या तो फिर एम एन लेंगे या फिर कोई और 2 लेटर्स ले सकते हैं। तो अब बारी आती है इक्वेशन की। तो इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है, एंड लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर जो है वेरिएबल की, तो पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 होती है। तो पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए इसमें? पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो अब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको पावर वेरिएबल का 1 दिखेगा, इक्वल्स टू का साइन दिखेगा और 2 वेरिएबल्स दिखेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बट फॉलोइंग कुछ कंडीशंस क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्मेट लिख के बताता हूं लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल हो गया। y की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट a एंड b जो है ये हमारे a, b और c होते हैं रियल नंबर्स, मतलब इनकी वैल्यूज फिक्स होती है, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ये होते हैं रियल नंबर्स जिनमें से a एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ए और बी ये दोनों भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी अगर 0 हो जाता है तो हमारी जो कंडीशन थी कि 2 वेरिएबल होने चाहिए और पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसीलिए ये कंडीशन फॉलो होना जरूरी है कि आपके ए और बी 0 नहीं होने चाहिए। हो सकता है किसी इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जब पेयर की बात आती है तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो यहां पर एक इक्वेशन नहीं होगा, यहां पर 2 इक्वेशंस होंगे। तो जैसे मैं यहां पर अगर एक इक्वेशन को डिनोट करूं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया मेरा एक इक्वेशन। तो आपको यहां पर साथ में एक और इक्वेशन भी गिवन होगा, तो वो कोई इस तरीके का हो सकता है, जैसे 7x माइनस 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपको ये 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं जो कि लीनियर भी है और 2 वेरिएबल्स की भी। इनको अगर अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेम तरीके से जैसे अपन ने ऊपर किया था जनरल फॉर्मेट में, तो क्योंकि यहां पर अब 2 इक्वेशंस है, तो अपन a1 b1 c1 और सेकंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये जो है इसका जनरल फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मेट।
एंड नीचे वाले का अगर मैं जनरल फॉर्मेट लिखूं तो वो हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मेट को कॉपी किया है, बस 1 यूज किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंड 2 यूज किया मैंने सेकंड इक्वेशन के लिए। अब इसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप इसमें से a1 b1 c1 की वैल्यूज बता सकते हैं और a2 b2 c2 की भी वैल्यूज बता सकते हैं। देखो क्या हो जाएगी यहाँ पे a1 की वैल्यू, तो a1 हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड b1 बन जाएगा यहाँ पे 2, साथ में c1 देखेंगे तो c1 हो जाएगा -8 और a2 देखेंगे तो a2 होगा 7, b2 की वैल्यू रहेगी -3 एंड c2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 20। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे a1 था x1 के सामने था, बस उसके सामने का नंबर लिख दिया और जहां कहीं भी माइनस था, जैसे यहाँ पे c1 के केस में -8 लिखा हुआ था तो मैंने एग्जैक्टली c1 इज इक्वल्स टू -8 लिखा है, मतलब आपको साइन के साथ उसको एज इट इज लिख देना। तो इस तरीके से आप a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करके। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अपन रिप्रेजेंट एंड सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इसको अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरी होती है अलजेब्रिकल मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड को अपन इसके बाद में देख लेंगे, पहले अपन समझते हैं ग्राफिकल मेथड को। दो इक्वेशन मैं इसके लिए लिख लेता हूं और उन इक्वेशंस को अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन शुरुआत है इसलिए बहुत सिंपल लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड अपन इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन है अपने पास और ये दोनों इक्वेशंस को अपने को पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सबसे पहले ड्रॉ करना होता है एक टेबल। तो अपन इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले x लिखेंगे फिर y और इसके बाद लिखेंगे हम x, y। अब इस टेबल में आप सबसे पहले अपने मन से x की वैल्यू पुट अप करो, कोई भी एक टर्म की वैल्यू जो है, एक वेरिएबल की वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं, दूसरे वेरिएबल की हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने बोला ही था कि ये वेरी हो सकते हैं, वेरिएबल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वेरी कर करके वैल्यूज रखेंगे और दूसरी वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ना हम सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं x की। तो x की अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2, मैं अगर फॉर एग्जांपल x की जगह पर 2 रखता हूं और y को कैलकुलेट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखना है और x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, इस इक्वेशन का अगर मैंने टेबल ड्रॉ किया, मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू को जो है वो 2 रख रहा हूं तो यहाँ पे ये इक्वेशन में हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड जो प्लस 2 है ये जब राइट साइड में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 हो जाएगा एंड 4 में से 2 गए तो वैल्यू बचेगी 2। इसका मतलब जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y की भी वैल्यू 2 आई, तो x की वैल्यू 2 रखे तो y की भी वैल्यू कितनी आई 2। तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 2, 2। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को इस इक्वेशन का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 का। इसके बाद अब मैं x की जगह पर 1 रखूंगा और फिर चेक करूंगा कि y की वैल्यू कितनी मिलती है। तो अगर अब मैं x की जगह 1 रखता हूं तो अब ओरली करते हैं, x की जगह 1 रखा है तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 4 होना चाहिए। अगर x 1 है तो y कितना होना चाहिए, दोनों मिलाकर के 4, x 1 है तो डेफिनेटली y की वैल्यू 3 होना चाहिए, तभी तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 हो पाएगा। तो अपन यहाँ पे y की जगह पर रख लेंगे 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया इसके 1, 3। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा है तो आप लिख के देख लो कैसे लिखेंगे। देखो x की जगह पर रखना 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये जो y 1 है इसको आप राइट साइड में भेजेंगे तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 हो जाएगा एंड y की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो मैंने x की वैल्यू को 1 पुट अप किया है, तो आप यहाँ क्या बोल सकते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 रख के अपन ने y निकाल लिया। अब अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू इस केस में 4 आ जाएगी इसी तरीके से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बन जाएंगे 0, 4। तो अपन ने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से अपन x माइनस वाई के भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो अब x माइनस वाई के लिए अपन एक टेबल ड्रॉ करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के लिए भी आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से अपन ने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए किया था। तो ये x रहेगा, सेकेंड कॉलम में आएगा y एंड लास्ट कॉलम में आएगा x, y। अब यहां पर अपन x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और डिफरेंट वैल्यूज अपन फाइंड आउट करेंगे y के लिए।
तो x की सबसे पहले अपन यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 2। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, चलिए अगर 2 नहीं रखना है कोई और रख लो, 4 रख लेते हैं। अगर अपन ने x की वैल्यू 4 रख ली तो y की वैल्यू कितनी है? देखो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 0, दोनों x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों भी वैल्यूज सेम ही रहेगी, क्योंकि x और y दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो अगर x की वैल्यू में 4 रखता हूं तो y भी कितना रखना पड़ेगा? 4, तभी तो 4 माइनस 4 0 होगा। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को 4,4। ऐसे अगर मैं इसकी जगह -2 रखता हूं, अगर मैं x की जगह -2 रखता हूं तो y भी कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि जब दोनों सेम रहेंगे तभी डिफरेंस 0 आता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -2। और अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो y भी 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0,0 यानी कि ओरिजिन। तो इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो अपनी इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइन की ही होंगे, क्योंकि अपने को यहाँ क्या बोला हुआ है, जब भी अपना लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस अपन पढ़ रहे हैं एंड लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम जितने भी इक्वेशंस बनाने वाले हैं और रिप्रेजेंट करने वाले इनको ग्राफ के अंदर, वो सारे के सारे आपके स्ट्रेट लाइन के ही इक्वेशंस रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है उस बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे 2 एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस है इसको अपन बोलते हैं y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको अपन बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों एक्सिस को, जो एक्सिस जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन 0,0। x के अगर अपन मतलब राइट में अगर देखें, ओरिजिन के अगर राइट में अगर अपन जाए तो ये हो जाते हैं इसके पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये रहेगा 1, फिर ये होगा 2, ये होगा 3 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड में अगर अपन ओरिजिन से जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा x एक्सिस का, तो -1, -2, -3 इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और फिर अगर अपन यहाँ पे पॉजिटिव के लिए जाते हैं तो ये ऊपर जाना पड़ेगा आपको y एक्सिस में, y एक्सिस में ओरिजिन के ऊपर जाना होगा, तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1, देन 2, फिर यहाँ पर आएगा 3, और इस तरीके से ऊपर में आएगा यहाँ पे कहीं पे 4। ठीक है, और वैसे अगर आप यहाँ नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे -1 एंड -2 इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये अपना हो गया x और y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन। अब अपन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे? तो जब 2,2 था तो आप 2,2 के लिए यहाँ से x एक्सिस में से 2 पॉइंट लेंगे और y से भी 2 लेंगे, दोनों 2 को आप ड्रॉ करेंगे। मतलब x का जो पॉइंट है 2, जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट रहेगा, जैसे 2,2 है तो स्टार्टिंग वाला जो 2 है वो आपका x एक्सिस बताता है, और जो बाद का 2 है वो आपका y एक्सिस बताता है। तो अपन ने x पे से भी 2 और y से भी 2 ले लिए, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट था वो था 1,3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को अपन चेक कर रहे हैं, तो 1,3 है तो आप x एक्सिस से 1 लेंगे एंड y एक्सिस से 3 लेंगे, और देखेंगे ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो जहां ये दोनों इंटरसेक्ट हुए ये हमको मिल गया हमारा सेकेंड पॉइंट। इसके बाद है 0,4, इसका मतलब x एक्सिस से आपको 0 लेना है एंड y एक्सिस से आपको 4 लेना है। तो क्योंकि x एक्सिस 0 है तो अपने को x एक्सिस को नहीं डायरेक्टली y एक्सिस को देखना है, एंड y एक्सिस का जो 4 ये पॉइंट है ये हो जाएगा 0,4। ये मिल गया मेरे को तीनों भी पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं एक लाइन बना करके, तो ये मेरे को इक्वेशन मिल जाएगा मेरी लाइन का, और ये लाइन का जो इक्वेशन बन गया, लाइन का जो इक्वेशन की जो लाइन बन गई है, इस लाइन को आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिख करके रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरीके से अपन ने एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है ग्राफ पे। अब इसी तरीके से अपने को दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, और अगर वो लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो हमको हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल जाएगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो इसका मतलब हम उस दोनों लाइन का सॉल्यूशन जो है वो कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन हो सकती है जब दोनों भी लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाए। अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती है जब अपन दो लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो दोनों भी लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंगल इकलौता सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब वो दोनों भी लाइंस पैरेलल रहेंगी, तो पैरेलल रहेंगी तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, और कभी भी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब
उस दोनों लाइन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एंड तीसरी कंडीशन, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी, ये कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन में पूरी लाइन के पूरे पॉइंट्स जो रहेंगे वो हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उस लाइन के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये तीनों कंडीशन तो समझ में आ गई। अब दो कंडीशन में हमको सॉल्यूशन मिल रहे थे, एक में यूनिक और एक में कोइंसाइड वाले में, जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे। तो जब इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड हो रहे हैं, इन दोनों कंडीशन को आप बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, जिसमें हमको सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो कहलाएंगे कंसिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं दे रहा, जैसे कि पैरेलल लाइन से, उसमें हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप इनकंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उनमें हमको सॉल्यूशन कोई भी नहीं मिल रहा है। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, इसके लिए अपने को सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सेकेंड लाइन जो है 4,4 इसका पहला कोऑर्डिनेट है। 4,4 को मैं यहाँ पे एक 4 पॉइंट बना लेंगे अपन, और एक्स एक्सिस से मैं 4 के लिए एक लाइन ऊपर लेकर के चलूंगा, और ये वाई एक्सिस का जो 4 है ये कोऑर्डिनेट अपन यहाँ लेकर के आएंगे। ये एक पॉइंट मिल जाएगा अपने को जहां पर ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक पॉइंट मिल गया जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4,4। इसके बाद अपने को सेकेंड पॉइंट को प्लॉट करना है -2, -2। तो -2, -2 इसका मतलब एक्स एक्सिस से आप लेंगे -2 और वाई से भी लेंगे -2। तो दोनों जगह से -2 का अपन ने पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट को अपन ने ड्रॉ कर लिया -2, -2। इसके बाद 0,0 यानी कि ओरिजिन वाला एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अपन मार्क कर लेंगे। अब ये जो 3 पॉइंट आ गए, इन तीनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन करेंगे। इसको मैं एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो लाइन रहेगी हमारी, जो अभी अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी x - y = 0 की लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन अपन ने अभी ड्रॉ की है, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये जो अपनी लाइन ड्रॉ हो गई, ये लाइन बन गई x - y = 0। तो इस लाइन के भी ऊपर अपन यहाँ लिख देंगे x - y = 0 की हमारी लाइन है। अब ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है, उसको आपको ध्यान से देख लेना। इस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां ये दोनों की दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो कहलाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कोइंसिडेंट होती मैनी सॉल्यूशंस निकलते, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते। कोइंसिडेंट होती मैनी सॉल्यूशंस, पैरेलल होती नो सॉल्यूशंस। इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है क्योंकि दोनों पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2,2 पे। तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो हमको मिल गया ग्राफ के अकॉर्डिंग x, y का 2,2। क्या आ गया सॉल्यूशन? 2,2। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इन वैल्यूज को पुट अप करके, कि x की वैल्यू 2 और y की भी वैल्यू 2 आ रही है, तो दोनों भी इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बस आप ये चेक कर सकते हैं। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में देखूं कि x + y = 4 होना चाहिए, तो 2 + 2 = 4 हो रहा है। एंड सेकेंड इक्वेशन में x - y = 0 होना चाहिए था, तो वहां पर भी 2 - 2 = 0, वो भी फॉलो हो रहा है, एंड फर्स्ट इक्वेशन भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन मिला है वो एकदम करेक्ट सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकली हम कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं एंड कैसे इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से हमको इनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट अगर समझ में आ चुका है तो अब अपन बढ़ेंगे। तो देखा आपने कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमको टेबल ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जब लाइनें इंटरसेक्ट होती है तब कहीं जाकर के हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हो और हमको सॉल्यूशन ही ना मिले, तो इतनी सारी मेहनत जो है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कोई एक ऐसा शॉर्ट तरीका होना चाहिए कि जिससे हम पहले ही पता कर ले कि हमको इन दोनों इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन मिलने वाले, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलने वाले, या फिर कोई सॉल्यूशन आने ही नहीं वाला है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है? तो बिल्कुल है। एक तरीका है जिससे आप पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो अगर फाइंड आउट कर लेते। तो देखो, मैं अगर यहाँ पे दो इक्वेशन जो अभी अपन ने यहाँ पे किए थे, x + y = एक इक्वेशन था हमारा 4, एंड दूसरा इक्वेशन था x - y = 0। तो अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करते जनरल फॉर्मेट में, तो ये क्या बन जाता? x + y -4 + 4 को आप लेफ्ट में लेके आते = 0, और इसको भी इस तरीके से लिखते तो ये x - y
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये जनरल फॉर्मेट इनके रिप्रेजेंट हो गए। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्मेट के साथ, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन होता है वो रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ। अब कंपेयर करके आप इसमें से a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, b1 की वैल्यू होगी 1 एंड c1 की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी -4। इजीली बता सकते हैं कंपेयर करके। ऐसे आप यहाँ पे a2 को देख लो तो a2 कितना होगा, तो a2 कंपेयर करेंगे तो 1 आ रहा है एंड b2 की वैल्यू आ रही है -1 एंड c2 इज इक्वल टू आ रहा है 0। सिंपली मैंने ये a1 को यहाँ के x के सामने कुछ नहीं है मींस 1 है तो उससे कंपेयर किया। सिमिलरली अपन ने बाकी वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट कर लिए। अब जब ये तीनों a1 b1 c1 एंड a2 c2 b2 अगर निकल जाते हैं, b2 c2 ये सारे अगर फाइंड आउट हो जाते हैं तो आप इनका ना रेशियो ले सकते हैं कि a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा। तो a1 अपॉन a2 आप चेक करो 1 अपॉन 1 आ रहा है। देन आप b1 अपॉन b2 ले लो तो b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो आ रही है 1 अपॉन -1 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू ले लेंगे तो वो आ रही है -4 अपॉन 0। तो ये तीनों जो रेशियोज आ गए, क्या ये तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं क्या, चेक कर लेना। ये तीनों भी रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे। a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल नहीं आई है b1 अपॉन b2 के जितनी। और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आते तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ना अपने पास एक टेबल अवेलेबल है। इस टेबल को देख करके आप पहचान सकते हैं कि अपने को एक वैल्यू मिलेगी या इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज मिलेगी या फिर कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। तो इसके लिए देखो, जब आपके a1 और a2 ये इक्वल नहीं आएंगे b1 b2 के जितना, तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जैसे कि अभी हमारी आई भी थी, और इसका आपको एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर आपके तीनों भी रेशियोज इक्वल आते हैं, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल आते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे और इनफाइनाइटली इनके मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। और जब a1 अपॉन a2 इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के जितना, लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं c1 अपॉन c2 के जितने, तब ये बनेगी आपकी पैरेलल लाइंस और इसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं। साथ में आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड को भी याद रखेंगे कि ये दोनों केसेस को जिनमें हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, इन दोनों केसेस को आप कहते हैं कंसिस्टेंट, कि ये कैसे हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। और ये जो है ये आपका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। एंड जो शुरुआत के दो है ये होते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ग्राफिकल मेथड के बाद अब अपन चलते हैं इसकी एल्जेब्रिक मेथड्स की तरफ। तो एल्जेब्रिक मेथड की फर्दर 3 मेथड्स है। एल्जेब्रिक मेथड जो है ये 3 मेथड्स में क्लासिफाई हो गए, जिसमें सबसे पहली मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, एक की वैल्यू दूसरे में रखो, ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को ही हटा दो और दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट कर लो, तो ये रहती है हमारी एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड मेथड है ये। और तीसरी एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली जो मेथड है ये आप लोगों को सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि रैशनलाइज्ड बुक आई है और उसमें ये पोर्शन जो है ये हटा दिया गया। इसके पहले वाली बैच में यानी 2023 में जिन्होंने पेपर दिया उन लोगों को भी ये मेथड कट थी, बट उनकी बुक में प्रिंटेड थी। आप लोगों की तो बुक से इसको हटा दिया गया। तो अपने पास यहाँ पे 2 मेथड्स जो है वो बच जाती है, एक सब्स्टिट्यूशन एंड दूसरी एलिमिनेशन। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को मैं आपको इन दोनों मेथड से सॉल्व करके अभी बताऊंगा। x और y की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इन दोनों मेथड से। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालूंगा एंड दूसरे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो आप एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकली है इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो इसमें मैं रखता हूं x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहेगा 4 एज इट इज, माइनस वाई तो ये -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब ये +4 को अपन भेज देंगे राइट साइड में, तो ये बन जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 अपॉन -2। तो ये कैंसिल होके वैल्यू आ जाएगी 2, 2 1 जा 2 2 जा एंड माइनस माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है इससे, y की वैल्यू निकल गई है 2। ये जो y की वैल्यू 2 आ गई है, अब इसको अपन फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 4 माइनस y में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 4 माइनस y एंड y की वैल्यू कितनी है, 2 आ गई है। तो आप y की जगह 2 रखो, तो x इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। तो x की भी वैल्यू निकल गई एंड y की भी वैल्यू निकल गई। तो सोल्यूशन कितना आ गया इसका, सोल्यूशन आ गया x, y इज इक्वल टू 2, 2 x माइनस y इज इक्वल टू 2, 2। ये आ गया हमारा सोल्यूशन। जिस तरीके से हमने ग्राफिकल में निकाला था तब भी हमको यही सोल्यूशन मिला था। तो आंसर सेम ही मिलेगा, आप चाहे कोई भी मेथड से इसको सॉल्व करो। अब इसके बाद सेकेंड एक मेथड है अलजेब्रिक की, जो है एलिमिनेशन मेथड। तो अब अपन देखते हैं सेम इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में अपने को किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर देना होता है, हटा देना होता है। तो इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है और यहां लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जब अपन एलिमिनेट करने की बात करते हैं तो या तो x के सामने जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, a1 a2 इक्वल होने चाहिए, या तो फिर b1 b2 इक्वल होने चाहिए जो y के सामने के कोएफिशिएंट्स है। तो दोनों में से कोई भी अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल है उसके बाद आप इनके साइन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर तो x के सामने की भी जो कोएफिशिएंट्स है 1 1 है, इक्वल है, और y के भी सामने के जो कोएफिशिएंट्स है 1 1 है वो भी इक्वल है। तो इसके बाद अपन साइन चेक करेंगे, तो y के साथ यहाँ प्लस का साइन है एंड सेकेंड इक्वेशन में y के सामने माइनस का साइन है। अब अगर एक प्लस है एक माइनस है, अपन अगर इनकी एडिशन करते हैं तो सिंपली प्लस माइनस जो है वो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगी और y जो है वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड कर लेते हैं, प्लस वाई माइनस वाई सिंपली कैंसल आउट हो जाएंगे। x प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0, तो ये बन जाएगा 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 मिल गई। सिंपली 2 स्टेप करके आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट पुट कर सकते हैं। तो अपन अगर फर्स्ट में रखते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 था, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख लो जो अभी अपन ने फाइंड आउट करी। तो आप x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 रहेगा, तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, और 4 में से 2 गए तो y की भी वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो x की भी वैल्यू 2 एंड y की भी वैल्यू 2 एलिमिनेशन से भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एलिमिनेशन मेथड में ना कई बच्चों को जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सर यहाँ पर तो कोएफिशिएंट्स इक्वल थे तो आपने इजीली कैंसिल आउट कर लिया, बट अगर कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं रहे तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, और यहां पर अपन एक इक्वेशन लिख देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है, इसमें एक भी कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, ना तो x इक्वल है ना तो y के कोएफिशिएंट्स इक्वल है, कोई कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कोई एक कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर इक्वेशन नंबर 1 में y है, y के सामने कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ y के सामने कुछ भी नहीं लिखा था, दैट मींस यहाँ पे क्या है 1 लिखा हुआ, और यहाँ नीचे y के सामने कितना लिखा है -2। तो सिंपली आप क्या करो कि ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ एंड नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। तो आपको जो भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, आप उनके कोएफिशिएंट्स को उठा करके नीचे वाले के कोएफिशिएंट को उठा करके ऊपर मल्टीप्लाई करो एंड ऊपर वाले के कोएफिशिएंट को उठा करके नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इक्वल बन जाएंगे। तो अगर मैं -2 से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4x। ठीक है, -2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -4x एंड -2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल्स टू 8 को -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -16, और नीचे के इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करना था तो ये हो जाएगा 3x -2y इज इक्वल्स टू 20, एज इट इज रहेगा ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन दोनों भी जो है वो इक्वल हो चुके हैं। ये जो इक्वेशन अब दोनों भी इक्वल हो चुके हैं, इन दोनों इक्वेशंस में अब साइन भी सेम है। यहां पर आपको -2y दिख रहा है,
दोनों जगह जब साइन भी सेम रहते हैं तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। याद रखेंगे आप इस चीज को कि अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन देखें, जो अब इक्वेशंस हमारे फॉर्म हुए, तो उन दोनों इक्वेशन में -2y, जब साइन दोनों के सेम रहते हैं और हमको इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, तब अपन इनमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि अगर एडिशन करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी जब दोनों के साइन भी सेम रहेंगे। तो इसीलिए अपन यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप सबके साइन जो है नीचे वाले इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर सकते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा एंड इस प्लस को आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और अब आप सिर्फ नीचे जो साइन लिखा गया है उसी को आप कंसिडर करेंगे। तो यहां मैं देखूं -4x है -3x है, तो -4x एंड -3x इसकी एडिशन हो जाएगी -7x एंड -2y प्लस 2y ये हो जाएंगे कैंसिल, -16 -20, तो ये दोनों मिलाकर के बन जाएगा -36, दोनों की एडिशन हो जाएगी। और फिर x अपने को निकालना है, तो x इज इक्वल टू -36 अपॉन आ जाएगा -7 एंड ये माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 36 अपॉन 7, और फिर इस वैल्यू को आप फर्दर सब्स्टिट्यूट करके y को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि x के अगर कोएफिशिएंट या y के भी कोएफिशिएंट दोनों के भी अगर सेम नहीं है तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करके इनके कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। और कोएफिशिएंट सेम बन गए तो उसके बाद आप साइन चेक करो कि साइन अगर दोनों के सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, और अगर साइन डिफरेंट है और कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट आप एडिशन करके इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्लियर है ये टॉपिक। अब आगे बढ़ सकते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अब आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से सॉल्व तो कर लेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, नो डाउट। लेकिन कई बच्चों को डिफिकल्टी क्या आ जाती है कि सर व्हाट प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाने नहीं जमते। तो अब अपन देख लेते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम से आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर में जो है सबसे ज्यादा चांसेस व्हाट प्रॉब्लम के आने के होते हैं कि एक सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको पहले उसके इक्वेशंस बनाने, बाद में उसको सॉल्व करना है। तो मैं अभी आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है, उसको सॉल्व करना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप ही के बुक के क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, राइट। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि दो नंबर्स को कोई भी दो वेरिएबल से डिनोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां बोलता हूं कि लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स, लेट द ग्रेटर नंबर, क्योंकि डिफरेंस बोला है तो एक को ग्रेटर और एक को स्मॉलर ले लेते हैं। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई, एंड स्मॉलर बी वाई। तो अपन ने स्मॉलर नंबर को y मान लिया और ग्रेटर नंबर को x मान लिया। अब डिफरेंस बोला था 26 है, तो सिंपल है कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि x माइनस वाई, डिफरेंस बोला है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे इज इक्वल्स टू 26 आएगा, क्योंकि बोला था कि डिफरेंस 26 है। तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब एक और इक्वेशन बनाना है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड के लिए एंड के बाद से दिया है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो वन नंबर आया, तो देखो आप पहले सिर्फ इतना पढ़ो, वन नंबर, तो वन नंबर आया तो यहां पर मैं एक वन नंबर मतलब के x लिख देता हूं, ये हमारा एक नंबर हो गया। फिर इज आ रहा है, तो इसके लिए ना आप हमेशा याद रखो कि जब भी इज आएगा, वॉज आएगा, इस तरीके के टर्म आएंगे तो आप इसका मतलब लेंगे इज इक्वल टू, इज वॉज इज इक्वल टू से आप इसको डिनोट करेंगे, या बिकम्स। तो ये वर्ड्स को आप याद रखो, इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। बिकम्स, इज, वॉज, ऐसे टर्म्स दिखेंगे इज इक्वल टू लिख दो। तो मैं यहाँ पे इज देख करके इज इक्वल टू लिख दूंगा। 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स, और टाइम्स वर्ड आएंगे ना, तो टाइम्स वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पर इज आया, इसके लिए अपन इज इक्वल टू लगा लेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, तो अदर हमारा दूसरा जो नंबर है वो y है, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 3y। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों भी इक्वेशन आपके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। एक इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड सेकेंड इक्वेशन बना x इज इक्वल टू 3y। आप इसको चाहे तो 3y को यहाँ भी ला सकते थे, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप इसको भी अपना इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दोनों भी इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए। अब बढ़ते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन के, देखते हैं इसके इक्वेशन कैसे बनेंगे। बाकी सॉल्व तो आप कर सकते हैं, सॉल्व करने का काम जो मैं भी है आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू
supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. तो अपने को दो यहाँ पे एंगल्स फाइंड करना है और दो एंगल्स का जो सम है ये सप्लीमेंट्री बोला है, क्योंकि बोला ये वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वर्ड ही आपस में बहुत कुछ कह देता है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल की एडिशन होती है 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि एक लार्जर है और एक स्मॉलर एंगल, तो लेट यहां पर भी लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई, और स्मॉलर एंगल को हमने वाई मान लिया। तो अब क्योंकि सप्लीमेंट्री वर्ड आया था, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा इससे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ऐसे आप याद रखना कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल की एडिशन 90 डिग्री। यहाँ सप्लीमेंट्री आया, इसके लिए अपन ने दोनों की एडिशन 180 लिख दिया। इससे अपना ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए बोला था कि लार्जर जो एंगल रहेगा वो छोटे वाले से एक्सीड कर रहा है, कितना बड़ा है, तो स्मॉलर से 18 डिग्रीज बड़ा। तो 18 डिग्रीज बड़ा, इसका मतलब आप बड़े एंगल में से यानी कि x में से अगर आप माइनस करेंगे छोटे एंगल को तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डिग्रीज आ जाएगा। ये सिंपल बात लिखा था ना कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, तो एक्सीड कर रहा है बाय 18। इसका मतलब बड़ा एंगल जो है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे और आप इसके अलावा इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि x, जैसा मैंने समझाया था कि जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स, तो एक्सीड्स कर रहा है तो इज इक्वल्स टू में आप लिख सकते थे y प्लस 18, क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो आप छोटे वाले में अगर 18 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप दोनों में से कैसे भी बनाओ आपका इक्वेशन यही बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में भी अगर आप y को लेकर आ जाएंगे लेफ्ट में तो ये सेम ही हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 ही बन जाएगा। तो आप इसका मीनिंग कैसे भी निकालो करेक्ट इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशंस फॉर्म हो गए इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एजेस का क्वेश्चन है। अब इसके अपन इक्वेशंस बनाते हैं कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सुन। नूरी की जो एज है वो थ्राइस थी एज ओल्ड एज सुन। तो अगो बोल रहा है यानी कि पहले की बात हो रही। तो जब अपन प्रेजेंट एजेस को x और y से डिनोट करेंगे तो अगो के लिए हम क्या करेंगे, उनकी एजेस में से सबट्रैक्ट करेंगे, और वही अगर अगो की जगह हेंस आता या आफ्टर आता तब अपन प्रेजेंट एजेस में उतने ईयर्स ऐड किए होते। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट एजेस को x और y डिनोट करके। तो let the present age of Nuri be x years and the present age of Sonu be y years। तो अब 5 years अगो बोला था, तो 5 years अगो तो नूरी की जो एज है वो x माइनस 5 हो जाएगी। और क्या बोला है कि नूरी वॉज वर्ड आया, मैंने अभी आपको बताया था इज वॉज बिकम्स, ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं। तो वॉज आया तो इज इक्वल टू लिख लेंगे, थ्राइस आया मतलब 3 टाइम्स रहेगा, किसकी एज के, तो एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज के 3 टाइम्स रहेगा। तो इसीलिए अपन यहाँ क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे, और सोनू की जो एज है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी y माइनस 5। तो 5 years अगो बोला था इसके लिए मैंने y में से भी 5 माइनस किया, और थ्राइस बोला था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आगे इक्वेशन कैसा बनेगा इसका, ये x माइनस 5 एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू 3 अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 हो जाएगा। दोनों भी टर्म्स को अपन लेके चलते हैं लेफ्ट में, तो ये x एज इट इज प्लस 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 5 एज इट इज, माइनस 15 अगर आता है लेफ्ट साइड में तो इसका साइन चेंज होकर प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसको आगे आप देखते हैं तो ये क्या होगा, x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 है तो 15 में से 5 चले जाएगी, और 15 में से 5 गए तो प्लस 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये अपना इक्वेशन बन गया फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 हो गया x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन के लिए 10 years लेटर बोला है, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों की एजेस में 10 10 प्लस कर दो, तो नूरी की एज में हो जाएंगे x प्लस 10, नूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये बोल रहा है 10 साल के बाद 10 इयर्स लेटर, तो x प्लस 10 रहेगा और इज इक्वल्स टू में अब हम लिखेंगे क्योंकि नूरी विल बी, तो विल बी को भी आप ऐड कर सकते हैं कि विल बी आया, इज आया, वॉज आया, बिकम्स आया, तो आप इक्वल्स टू यूज करेंगे। तो नूरी विल बी आया तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ट्वाइस आया इसका मतलब हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसकी एज को, सोनू की एज को, तो सोनू की एज भी 10 साल के बाद की है, तो वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे अपन इक्वेशन बनाएंगे, सेम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 10 रहेगा और इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 2 और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2y प्लस 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, फिर x प्लस 2y को इधर लेकर आओ माइनस में लेफ्ट साइड में, तो माइनस 2y माइनस, ये प्लस 10 था और ये जो प्लस 20 है ये जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो ये रहेगा x माइनस 2y और प्लस 10 माइनस 20 करेंगे तो दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 20 में से 10 गए तो 10 आएगा एंड साइन बड़े नंबर का, तो माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों बन गए, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और एलिमिनेशन, एनी मेथड यू वांट, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि पर्टिकुलर आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है तो फिर आपको उसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद और भी कई क्वेश्चंस है, बट अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार समझा दिया कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने, तो इन बातों को अगर आप याद रखेंगे सारे इक्वेशन आप इजीली इनके बना सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं कि इनके इक्वेशंस आप बनाना और सॉल्व करना। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, फिर ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद अपन अब देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर का जो है ये किस लेवल तक के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो इसके 3 क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन जो कि और में था। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू था, इफ 2x प्लस 3y is equals to 15 and 3x plus 2y is equals to 25 then x minus y की जो है ये आपको वैल्यू बताना कि x minus y की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो आप x minus y आपको चाहिए, x कैसा चाहिए, प्लस में चाहिए, एंड y कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए, और ये 2 इक्वेशन आपके हाथ में है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस में लाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो 2x और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3x, तो आप सिंपली सोचो कि किस में से किसको माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो 3x में से 2x जाएंगे तो x बच जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, सेकेंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले को माइनस करना था। तो आप यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25, मैंने पहले सेकेंड वाला इक्वेशन लिख दिया। अब इसके बाद आप लिखो जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, और अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करो। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 3x में से 2x जाने चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए था, तो ये आप प्लस हो जाएगा माइनस, मैंने आपको बताया था जब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का माइनस। तो अब ये 3x में से 2x जाएंगे तो सिंपल 1x बचेगा, और 2y माइनस 3y, तो बड़े में से आप छोटे को माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो 1y आएगा एंड साइन बड़े नंबर का दैट मीन्स माइनस आएगा, और यहाँ पे 25 में से 15 माइनस हो गए, तो 25 में से 15 गए तो बचेंगे कितने, 10। तो अपना आंसर कितना आ रहा है 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। अब बढ़ते हैं सेकेंड एमसीक्यू पे, तो सेकेंड एमसीक्यू है पेपर में से, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 is equals to 0 and second equation दिया 6x minus ry plus 16 is equal to 0, रिप्रेजेंट कर रहे कोइंसिडेंट लाइंस को, देन द वैल्यू ऑफ r इज। तो अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है, मैंने आपको एक टेबल दिखाया था कि जिसमें कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन लिखी थी, ठीक है, एक बार फिर से आप देख लो ये टेबल मैंने आपको दिखाया था जिसमें कोइंसिडेंट की कुछ कंडीशंस थी। कोइंसिडेंट के लिए आपको कंडीशन दिख रही है a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 आना चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन जो है ये आपको यहाँ पे यूज करनी थी इस क्वेश्चन के लिए, कि यहाँ पे हमारा जो a1 upon a2 है वो इक्वल आना चाहिए b1 upon b2 के जितना। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो इससे आपको a1 मिल जाएगा 3, b1 वैसे कंपेयर करेंगे तो ये आएगा -1 एंड c1 आएगा इज इक्वल्स टू 8। फिर a2 निकालो तो a2 की जो वैल्यू है वो कंपेयर करके आ रही है 6, b2 की जो वैल्यू है वो आ रही है -r एंड c2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16।
16। ठीक है, अब अपने को क्या पता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, कोइंसिडेंट की कंडीशन में तीनों भी रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3/6 बोल सकता हूँ और इसको -1/-r और इसको 8/16। ये 3 1 हो जाएगा, 3 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले a1/a2 का रेशियो कितना है 1/2। b1/b2 का रेशियो देखेंगे तो ये -1/-r लिखा हुआ है। माइनस माइनस तो चलो कैंसिल हो जाएगा। तो सर अब क्या बच गया यहाँ पे 1/r बच गया। अब ये 1/2 इज इक्वल टू 1/r आ रहा है और यहाँ पे देखो ये भी 8 1 8/16 था तो 1 एंड 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या मिले अपने को 1/2 इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/2। कोइंसिडेंट की कंडीशन थी इक्वल होने चाहिए। तो इससे अगर आप देख रहे हो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है देयरफॉर r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तभी ये जो रेशियो है ये इक्वल हो पाएंगे। सिंपल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो r की वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए थी, यानी कि डी ऑप्शन जो था ये करेक्ट था। अब इसके बाद दो इक्वेशन आए थे, ये इक्वेशन नंबर मतलब थर्ड क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं, अब आप इजीली इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में खासकर क्योंकि ध्यान रखना कि 217 x है प्लस 131 y है, तो यहां पर क्या हो रहा है ये जो x का कोएफिशिएंट है ये, और चलिए इसी में लिख देता हूं मैं, ये जो x के सामने का कोएफिशिएंट है 217 ये इक्वल है इस 217 के जितना, और ये जो y का कोएफिशिएंट है 131 ये इस x के कोएफिशिएंट के जितना 131 के जितना इक्वल है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो आप क्या करना, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को एक बार ऐड करना। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इससे अपने को इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना, इससे आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 और फिर ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ही ये इक्वेशन जो है ना सॉल्व हो पाएंगे। तो ये थोड़ी सी ट्रिक थी इस क्वेश्चन के अंदर, जब कोएफिशिएंट्स इस तरीके से इक्वल होते हैं तो आपको पहले 3 और 4 इक्वेशंस बनाने होते हैं, उसके बाद ही ये सॉल्व हो पाते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इनको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब आप में से जिन बच्चों ने इस चैप्टर को कंप्लीट देखा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।